नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का बीपीएससी मेकर के एक और एपिसोड में। आज के इस सेशन को हम प्रारंभ करें उससे पहले जो पिछले वीडियो में हमने आपसे 3 प्रश्न पूछा था वो देख लेते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न था कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 18 जुलाई 2023 को बिहार के कितने जिलों को लैंड रिकॉर्ड्स डिजिटाइजेशन में बेहतर कार्य के लिए सम्मानित किया है? इसकी कंप्लीट जानकारी देते हुए हमने आपको बताया था कि बिहार के 5 जिलों को सम्मानित किया गया है। अब इन 5 जिलों की बात करें तो इसके अंतर्गत नालंदा, जहानाबाद, लखीसराय, भोजपुर और किशनगंज को सम्मानित किया गया। हालांकि कुछ चीजें और भी थी जो हमने आपको विस्तार पूर्वक बताया था। दूसरा प्रश्न पूछा गया था कि किस भारतीय राज्य में हाल ही में हरेला पर्व मनाया गया है या फिर आयोजित किया गया है? तो हरेला पर्व जो मनाया जाता है ये उत्तराखंड में मनाया जाता है। तो आंसर होगा उत्तराखंड। तीसरा प्रश्न जो हमने आपसे पूछा था यह था कि बिहार में किस स्थान पर राज्य यानी कि बिहार का चौथा नदी थाना खोला जाएगा? इसकी कंप्लीट जानकारी देते हुए हमने आपको बताया था चौथा नदी थाना कुशेश्वर स्थान दरभंगा में खोला जाएगा। हालांकि इसके अतिरिक्त बिहार में जो और 3 नदी थाना संचालित है पहले से, उसकी भी जानकारी यहाँ पर हमने पिछले वीडियो में आपको दिया था। अगर आप बिहार में आयोजित होने वाले किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में लगे हैं तो इस वीडियो श्रृंखला को जरूर फॉलो कीजिएगा, जिसमें बिहार, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय तीनों घटनाओं का संग्रह होता है। अगर आप यहाँ पर इस सीरीज को फॉलो करेंगे तो निसंदेह आपको कहीं से भी कोई भी करंट अफेयर्स पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। यहाँ पर सारी चीजें आपको विस्तार पूर्वक दी जाती है। चलिए अब यहाँ पर हम चलते हैं आज की इस वीडियो के पहले प्रश्न पे। हमारा पहला प्रश्न है कि हाल ही में बिहार सरकार ने राज्य भाषा पुरस्कारों की घोषणा की है और प्रश्न पूछा गया कि बताएं कि वर्ष 2021-22 के लिए कितने साहित्यकारों को सम्मानित किया जाएगा। देखिए यहाँ पर कुछ चीजें आपको ध्यान रखना है, बारीकी से प्रश्न को पढ़ना है, अन्यथा आपका जो आंसर है वो गलत हो जाएगा। प्रश्न को एक बार मैं पुनः रिपीट कर रहा हूँ। प्रश्न पूछा गया कि हाल ही में बिहार सरकार ने राज्य भाषा पुरस्कारों की घोषणा की है, बताएं कि वर्ष 2021-22 के लिए 2021-22 के लिए कितने साहित्यकारों को सम्मानित किया जाएगा। तो देखिए इसके आधार पर जो चीजें निकलकर सामने आई है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा कुल मिला के 9 साहित्यकारों को वर्ष 2021-22 के लिए सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, तो विकल्प नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। हालांकि कुछ अति महत्वपूर्ण जानकारी है वो भी आप यहाँ पर एक्सप्लेनेशन में देखेंगे। तो सबसे पहले पॉइंट की बात करें तो हाल ही में बिहार सरकार ने वर्ष 2020-21 और 21-22 के लिए राज्य भाषा पुरस्कारों की घोषणा की और इसके तहत कुल 24 साहित्यकारों को आगामी 31 जुलाई 2023 को पटना के अधिवेशन भवन में सम्मानित किया जाएगा। यहाँ पर देखिए क्या लिखा गया, वर्ष 2020-21 और 21-22 के लिए कुल 24 साहित्यकारों का चयन किया गया, लेकिन हमें प्रश्न में पूछा गया सिर्फ और सिर्फ 2021-22 के लिए। तो 2021-22 के लिए 9 साहित्यकारों का चयन किया गया। वहीं पर 20-21 की बात करें तो 15 साहित्यकारों का चयन किया गया। तो ओवरऑल जो चुना गया कुल मिलाकर 24 साहित्यकारों को सम्मान देने के लिए चयनित किया गया है। तो ये चीजें यहाँ से ध्यान रखें। हालांकि प्रश्न के आधार पर जो राइट आंसर होगा इसका होगा विकल्प नंबर ए, यानी कि 9 साहित्यकारों को चुना गया है 21-22 के लिए। हमारे यहाँ पर अगले पॉइंट में हमने सभी साहित्यकारों के बारे में लिख दिया है जहां से एग्जाम में हो सकता है कि प्रश्न बने। आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके अपनी कॉपी में से जरूर नोट कीजिएगा। यहाँ पर जो श्रेणी देख रहे हैं या फिर जो सूची देख रहे हैं ये वर्ष 2021-22 के लिए जो चयनित साहित्यकार है जिसकी कुल संख्या 9 है। आप यहाँ पर इसको अपनी कॉपी में जरूर नोट कीजिएगा, अन्यथा जो आपको पीडीएफ मिलता है एप्लीकेशन पर वहां से भी आप इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ये तो रही वर्ष 2021-22 के लिए कुल 9 साहित्यकारों की बात। वहीं पर हम बात करें 2020-21 की, तो इसके लिए कुल 15 साहित्यकारों का चयन किया गया, वो भी सूची आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये चीजें यहाँ से आप ध्यान रखेंगे। नो डाउट हो सकता है यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न बने। ये प्रबल संभावना है कि इस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। फिलहाल यहाँ पर इस सूची के बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे, आप लोग इस वीडियो को पॉज करके जरूर पढ़ लीजिएगा या फिर आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिलहाल यहाँ पर हम चलेंगे अगले प्रश्न पे। हमारा अगला होगा दूसरा प्रश्न। ये प्रश्न है कि भोजपुरी फिल्मों में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए निम्नलिखित में से किन्हें पहला भोजपुरी फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो सबसे पहले ये बता दो इसका जो राइट आंसर है ये है विकल्प नंबर ए, यानी कि मनोज तिवारी। अभी हाल ही के दिनों में भोजपुरी का पहला फिल्म फेयर अवार्ड आयोजित हुआ था और इसी के तहत पहला भोजपुरी फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से मनोज तिवारी को सम्मानित किया गया। मनोज तिवारी को आप यहाँ पर तस्वीर में देख सकते हैं। अब यहाँ से बहुत सारी चीजें निकलकर सामने आई है। ये पहली बार ये फिल्म फेयर अवार्ड आयोजित हुआ है भोजपुरी इंडस्ट्री में, तो ऐसे में यहाँ से हो सकता है आपके एग्जाम में प्रश्न बने। तो इसमें पहला पॉइंट है कि भोजपुरी फिल्मों में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए दिनेश लाल यादव और पाकी हेगड़े को फिल्म फेयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये भी यहाँ से एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं। वहीं पर हम दूसरे पॉइंट की बात करें, यहाँ पर कुछ कैटेगरी वाइज हमने चीजों को आपके समक्ष रखा है।
जैसे कि रील आइकन अवार्ड मिला पवन सिंह को मेरा भारत महान के लिए और काजल राघवानी को चलते चलते के लिए। दूसरा हमारा कैटेगरी है इंटरटेनर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला खेसारी लाली यादव को। नेक्स्ट यहाँ पर पॉइंट है या फिर नेक्स्ट कैटेगरी है सिंगर ऑफ द ईयर, तो पवन सिंह को हमरो उमर लग जाए और प्रियंका सिंह को पिया जी की मुस्की के लिए दिया गया। वहीं पर अगला कैटेगरी है भोजपुरी फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सकता है यहाँ से प्रश्न बने, तो इसी को लेकर हमने आपको जानकारी दिया। अभी हाल ही में मनोज तिवारी को इस सम्मान से सम्मानित किया गया। इसके अतिरिक्त बेस्ट भोजपुरी फिल्म का जो अवार्ड मिला ये जानवर और इंसान को दिया गया। और नेक्स्ट है बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड राजकुमार पांडे को उनकी फिल्म ससुरा बड़ा सतावेला के लिए दिया गया। अगला कैटेगरी है प्राइड ऑफ भोजपुरी स्वयं, ये संजय मिश्रा को दिया गया। एक और कैटेगरी है भोजपुरी संगीत के लिए फिल्म फेयर अवार्ड मिला शारदा सिन्हा को। तो यहाँ पर जो आप विजेताओं की सूची को देख रहे हैं ये पहला भोजपुरी फिल्म फेयर अवार्ड से संबंधित है। यहाँ से एग्जाम में प्रश्न बनना स्वाभाविक है। चलिए अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले प्रश्न पे, लेकिन उससे पहले एक जानकारी आपको दे दूं, खास करके वैसे छात्रों को जो घर बैठे रहकर बिहार के प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में लगे और ऐसे में आप लोग सवाल पूछते हैं कि सर इस सीरीज का पीडीएफ कैसे प्राप्त होगा। तो करंट अफेयर सीरीज का हमारा जितना भी नोट्स होता है, चाहे वो डेली हो, मंथली हो, ईयरली हो, वो सभी पूरा का पूरा पैकेज यहाँ से इस कोर्स के माध्यम से आप प्राप्त कर सकते हैं। इस कोर्स को 69वीं बीपीएससी एग्जाम को ध्यान रख के तैयार किया गया है और आपको ये भी ध्यान रखना ये जो एग्जाम आयोजित होना है, जो दिशा निर्देश दिया गया आयोग की तरफ से, ये 30 सितंबर 2023 को ये एग्जाम आयोजित होना है। तो इस एग्जाम को ध्यान रखते हुए हमने इस कोर्स को तैयार किया है। एप्लीकेशन पर आपको मिल जाएगा। इस कोर्स में आपको सिलेबस आधारित नोट्स, संपूर्ण बिहार जीके, करंट अफेयर्स का पूरा पैकेज, टेस्ट सीरीज जिसकी संख्या है कुल 40, ये 40 फुल लेंथ टेस्ट पेपर है जो कि आपको यहाँ पर दिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त इसमें सेक्शनल टेस्ट, प्रीवियस ईयर पेपर आदि आपको मिलने वाले हैं। तो जितने भी छात्र घर बैठे रहकर बीपीएससी एग्जाम की तैयारी में लगे हैं, इस कोर्स को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। और एक जानकारी यहाँ पर ये आपको ध्यान रखना है, ज्वाइन करने से पहले आपको एक प्रोमो कोड अप्लाई करना है। जब आप इस कोर्स को परचेज करेंगे तो वहां पर आपको एक प्रोमो कोड अप्लाई करना है। आपका प्रोमो कोड है BM100। इस प्रोमो कोड को अप्लाई करने के बाद इस कोर्स की जो फी है ये 799 है, वो घटकर हो जाएगी महज 399। और महज 399 रुपये में आप 12 महीने की अवधि के लिए इन तमाम मटेरियल को एक्सेस कर पाएंगे। ये बहुत कम फी पे आपके लिए इतना सारा कंटेंट उपलब्ध कराया गया है। हजारों छात्र इस कोर्स में ज्वाइन है, आप भी ज्वाइन होकर अपनी तैयारी को एक नई दिशा दे सकते हैं। ये ऑफर लिमिटेड पीरियड के लिए है, तो आप लोग जितनी जल्दी हो सके इसका लाभ उठाकर इसको जरूर ज्वाइन कीजिए। ध्यान रखें इसका प्रोमो कोड है BM100। नेक्स्ट अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला तीसरा प्रश्न है कि अगले वर्ष 2024 में 69वें फिल्म फेयर पुरस्कार की मेजबानी किस राज्य के द्वारा किया जाएगा। जो घोषणा हुई है इसके आधार पर इसका राइट आंसर होगा विकल्प नंबर सी, यानी कि गुजरात के द्वारा इसका मेजबानी किया जाएगा। यहाँ पर कुछ चीजें आपको ध्यान रखना है कि बॉलीवुड के सबसे प्रतिष्ठित और सबसे मशहूर फिल्म फेयर अवार्ड का जो 69वां संस्करण है ये गुजरात में आयोजित किया जाएगा। और आपको ध्यान रखना है कि गुजरात सरकार ने 19 जुलाई 2023 को इसकी मेजबानी के लिए टाइम्स ग्रुप के स्वामित्व वाली वर्ल्ड वाइड मीडिया के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भी किया है। ठीक है, तो ये सारी बातें यहाँ से ध्यान रखिए। अब यहाँ पर अगले हम कुछ पॉइंट में बात करें इसके पिछले संस्करण की, यानी कि 68वां फिल्म फेयर अवार्ड के बारे में, तो यहाँ पर सारी चीजें यहाँ पर लिखी गई है जहां से एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं। जैसे कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का जो खिताब मिला या फिर पुरस्कार जो मिला ये राजकुमार राव को मिला, बधाई दो के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का जो अवार्ड मिला ये आलिया भट्ट को मिला, उनकी फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए। बेस्ट एक्टर सपोर्टिंग रोल मेल कैटेगरी में अनिल कपूर को यह अवार्ड मिला जुग जुग जियो के लिए। और फीमेल कैटेगरी में ये अवार्ड मिला शिवा चड्डा को, बधाई दो के लिए। बेस्ट एक्टर क्रिटिक्स वर्ग में ये मिला संजय मिश्रा को। और फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया प्रेम चोपड़ा को इस 68वें फिल्म फेयर अवार्ड में। हालांकि कुछ और भी चीजें हैं जो आप यहाँ पर इस सूची में देख रहे हैं, यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं। और इस तरह के रेगुलर पोस्ट हमारे टीम के माध्यम से आपको फेसबुक, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर उपलब्ध कराया जाता है, जिसमें नो डाउट बहुत सारी जानकारियां छुपी हुई होती हैं। तो इस तरह के रेगुलर अपडेट के लिए आप में चाहे तो इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फॉलो कर सकते हैं। इन सभी का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। चलिए फिलहाल यहाँ पर हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला होगा चौथा प्रश्न। ये प्रश्न है कि हाल ही में भारत के विपक्षी दलों की पार्टियों ने वर्ष 2024 के चुनाव के लिए किस नाम से एक गठबंधन बनाया है या फिर तैयार किया है। तो आपको ध्यान रखना इसका राइट आंसर होगा विकल्प नंबर ए, यानी कि इंडिया। ये इंडिया इसका शॉर्ट नेम है, हालांकि फुल नेम की बात करें तो उसको यहाँ पर हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है कि भारत के विपक्षी दलों की पार्टियों ने वर्ष 2024 के चुनाव के लिए इंडिया नाम से एक गठबंधन बनाया है।
दरअसल इसका पूरा नाम है इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस। ये भी नाम आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसका जो पूरा नाम रखा गया है यह है इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस। अब यहाँ पर हम अगले पॉइंट की बात करें तो इसके साथ ही इसका एक टैगलाइन भी दिया गया है, जीतेगा भारत। ये भी आप ध्यान रखेंगे, इसका टैगलाइन दिया गया है जीतेगा भारत। एक पॉइंट यहाँ पर यह है, इसका लक्ष्य क्या है। तो 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हराना ही इसका एक मूल लक्ष्य है, जिसको लेकर इस तरह की पहल अपनाई गई है विपक्षी पार्टियों के द्वारा। चूंकि यहाँ पर बीजेपी अर्थात भाजपा की बात हुई, तो ऐसे में हम यहाँ पर भाजपा या फिर नरेंद्र मोदी को लेकर एक जानकारी आपको देंगे जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। दरअसल हमने आपको कई बार बताया कि 26 मई 2014 को नरेंद्र मोदी पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लिए थे और अभी हाल ही में 26 मई 2023 को बतौर प्रधानमंत्री उनका 9 साल का कार्यकाल पूरा हुआ है। ये उनका दूसरा प्रधानमंत्री का कार्यकाल है और 9 साल इनका पूरा हुआ है बतौर प्रधानमंत्री। तो ये चीजें यहाँ से ध्यान रखेंगे। पहली बार उन्होंने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ लिया था। हालांकि नरेंद्र मोदी के बारे में कुछ सारी जानकारी यहाँ पर भी दर्शाई गई है, लेकिन इसके अतिरिक्त हम यहाँ पर बात करेंगे विभिन्न देश और संस्था के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो सम्मान मिला है, यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न बनने की प्रबल संभावना है। हालांकि बहुत सारे सम्मान इन्हें मिले हैं, लेकिन इनमें से जो कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे कि यहाँ पर आप जो देख रहे हैं इस वाले पॉइंट में दक्षिण कोरिया के द्वारा 2019 में सियोल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वहीं पर हम बात करें अगले पॉइंट में, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की तरफ से चैंपियन ऑफ द अर्थ का अवार्ड मिला था 2018 में। और अभी हाल ही में 2023 में फिजी की तरफ से जो फिजी का सर्वोच्च सम्मान है द कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी, इस सम्मान से अभी हाल ही में 2023 में इन्हें सम्मानित किया गया है। ये कुछ ऐसे सम्मान है जहां से आपके एग्जाम में प्रश्न बनना स्वाभाविक है, तो इन सारी चीजों को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पांचवा प्रश्न है कि किस भारतीय वैज्ञानिक को हाल ही में एनी अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। एनी अवार्ड 2023 से हाल ही में किस भारतीय वैज्ञानिक व प्रोफेसर को सम्मानित किया गया। तो राइट आंसर होगा थलपिल प्रदीप, अर्थात विकल्प नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, जो आप यहाँ पर इन्हें तस्वीर में देख रहे हैं। आपको यहाँ पर विस्तृत जानकारी दे दूं कि भारतीय वैज्ञानिक व प्रोफेसर थलपिल प्रदीप को प्रतिष्ठित एनी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। दरअसल आपको यह भी ध्यान रखना है कि थलपिल प्रदीप मौजूदा समय में यानी कि वर्तमान में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास में रसायन विज्ञान विभाग के प्रोफेसर है, यानी कि IIT मद्रास में वो रसायन विज्ञान विभाग के प्रोफेसर है। अब यहाँ पर हमारा अगला पॉइंट होगा इस पुरस्कार की लेकर। इस पुरस्कार की जो स्थापना हुई थी, यानी कि एनी अवार्ड की जो स्थापना हुई वर्ष 2007 में हुई थी और 2023 में यह इसका 15वां संस्करण आयोजित हुआ और 15वां संस्करण का विजेता घोषित हुआ थलपिल प्रदीप। तो इतनी सारी जानकारी आपको यहाँ पर इस पुरस्कार या फिर इस पुरस्कार के विजेता से संबंधित ध्यान रखना है। अगले पॉइंट में हम बात करेंगे IIT मद्रास के बारे में, क्योंकि IIT मद्रास में ये प्रोफेसर है। तो IIT मद्रास को लेकर हाल ही में एक प्रश्न बना है, हमने कई बार हालांकि आपको बतला भी दिया है। रिवीजन पर्पज से पुनः आपको बता दूं कि हाल ही में IIT मद्रास ने भारत के बाहर तंजानिया में अपना एक परिसर स्थापित करने की घोषणा की है और ऐसा करने वाला यह पहला भारतीय संस्थान है, यानी कि भारत के बाहर अपना एक परिसर स्थापित करने वाला पहला भारतीय संस्थान है या फिर पहला भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान है IIT मद्रास, जो कि तंजानिया में अपना एक परिसर स्थापित करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं। हालांकि इसके बाद एक और संस्थान ने इस प्रकार की घोषणा की है, IIT दिल्ली ने, जो कि संयुक्त अरब अमीरात में अपना एक परिसर स्थापित करेगा। तो IIT मद्रास इस तरह की घोषणा करने वाला पहला प्रौद्योगिकी संस्थान है और IIT दिल्ली की बात करें तो दूसरा प्रौद्योगिकी संस्थान है। तो ये चीजें यहाँ से ध्यान रखेंगे। और यहाँ पर विकल्प नंबर सी में जो हमने लिखा है पी वीरामुथुवेल, ये जो अभी हाल ही में चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ 14 जुलाई 2023 को, तो चंद्रयान 3 के प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे पी वीरामुथुवेल। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, हालांकि हमने आपको ये बतला दिया है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर विकल्प नंबर ए में जो आप देख रहे हैं नाम वशिष्ठ नारायण, ये बिहार की भूमि पर जन्मे एक महान गणितज्ञ थे। हाल ही में कुछ समय पहले इनका निधन हुआ था। नेक्स्ट अब चलते हम यहाँ पर अगले प्रश्न पे। हमारा अगला छठा प्रश्न है कि भारतीय तटरक्षक बल यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड का 25वां महानिदेशक निम्नलिखित में से किन्हें नियुक्त किया गया है। तो राइट आंसर होगा विकल्प नंबर सी, यानी कि राकेश पाल को भी हाल ही में नियुक्त किया गया। यहाँ पर उन सारे बातों का जिक्र किया गया कि भारतीय तटरक्षक बल के निदेशक राकेश पाल को बल का 25वां महानिदेशक नियुक्त किया गया है। ये आप ध्यान रखेंगे। हालांकि इसके बारे में एक जानकारी यहाँ पर यह भी दी गई कि उनकी शानदार सेवा हेतु वर्ष 2013 में तटरक्षक पदक और वर्ष 2018 में राष्ट्रपति तटरक्षक पदक से उन्हें सम्मानित किया गया था।
तो इनके सम्मान के बारे में, इनकी उपलब्धियों के बारे में यहाँ पर लिखा गया है। तो कुल मिला के बात यहाँ पर यह है कि भारतीय तटरक्षक बल के निदेशक राकेश पाल को अभी हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल का 25वां महानिदेशक नियुक्त किया गया है। हालांकि आपको ये भी ध्यान रखना है कि वह भारतीय नौसेना अकादमी के छात्र रहे और जनवरी 1989 में यानी कि 1989 में वे भारतीय तटरक्षक बल में शामिल हुए थे। इसके अतिरिक्त एक और जानकारी है जो आप यहाँ पर आगे देखेंगे कि इसके अतिरिक्त हरियाणा के पूर्व पुलिस महानिदेशक मनोज यादव रेलवे सुरक्षा बल यानी कि आरपीएफ के नए महानिदेशक बने हैं और वे 31 जुलाई 2025 तक इस पद पर बने रहेंगे। अब यहाँ पर देखिए हमने जो चर्चा किया पुलिस महानिदेशक की, तो ऐसे में बिहार के संदर्भ में हम चीजों को देख लेते हैं। पुलिस महानिदेशक का अर्थ हुआ डीजीपी अर्थात डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, और वर्तमान में बिहार के जो डीजीपी हैं, आपको ध्यान रखना है राजविंदर सिंह भट्टी या फिर आरएस भट्टी। आप सभी को मालूम होगा आरएस भट्टी वर्तमान में बिहार पुलिस महानिदेशक हैं। हालांकि इससे पहले कौन थे और उनसे भी पहले कौन थे, ये सारी बातें हमने आपको बतला दिया, आपको याद होगा। फिलहाल इन सब बातों को छोड़ते हुए हम यहाँ पर आगे बढ़ेंगे, चलते हैं अगले 7वें प्रश्न पे। लेकिन उससे पहले यहाँ पर जो भारतीय सेना या फिर सेना प्रमुखों की बात हुई उसे देख लेते हैं। इसमें हमारा पहला पॉइंट है थल सेना प्रमुख वर्तमान में है जनरल मनोज पांडे। थल सेना प्रमुख को जनरल कहा जाता है और वर्तमान में है मनोज पांडे। वायु सेना प्रमुख अर्थात एयर मार्शल है वी.आर. चौधरी, इनका पूरा नाम है विवेक राम चौधरी। नौसेना प्रमुख की बात करें तो एडमिरल आर हरि कुमार, और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ये वर्तमान में है जनरल अनिल चौहान, और ये द्वितीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है। हालांकि पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे जनरल बिपिन रावत, जो कि तमिलनाडु के कन्नूर के पास वर्ष 2021 में उनका विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। विमान में लगभग 14 लोग उनकी पत्नी समेत सवार थे। सभी लोगों की मौत हो गई थी दुर्घटना स्थल पर ही। तो ये स्टोरी भी आपको ध्यान रखना है। और जो विमान से इनका दुर्घटना हुआ था और जो मौत हुई थी, इस विमान का नाम था MI-17V5। ये विमान का नाम ध्यान रखेंगे, एग्जाम में हो सकता है प्रश्न बने। और यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये भारत की 15वीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है। और स्वतंत्र भारत की अगर हम बात करें या फिर भारत की बात करें तो महिला राष्ट्रपति की दृष्टिकोण से दूसरी महिला राष्ट्रपति है प्रतिभा देवी सिंह पाटिल के बाद। और तीनों सेना प्रमुखों के जो अध्यक्ष या फिर प्रमुख होते हैं वो होते हैं भारत के राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति भारत के प्रथम नागरिक भी कहे जाते हैं। ये सारी बातें यहाँ से ध्यान रखिए। द्रौपदी मुर्मू के बारे में विशेष जानकारी यहाँ पर लिखी गई है, आपको ध्यान रखना है। यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आपको यहाँ पर इस बारे में हम जानकारी थोड़ी सी दे दें कि द्रौपदी मुर्मू 21 जुलाई 2022 को भारत की 15वीं राष्ट्रपति के रूप में चुनी गई, और वह भारत की पहली आदिवासी महिला तथा देश की दूसरी राष्ट्रपति बनी थी। ये चीजें यहाँ से ध्यान रखना है। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जो कि स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली महिला राष्ट्रपति बने, वे 12वीं राष्ट्रपति बनी थी। तो ये चीजें भी आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। हालांकि इसको लेकर हमने एक सेपरेट वीडियो में भी सारी जानकारी आपके साथ साझा किया था। नेक्स्ट अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले 7वें प्रश्न पे। ये प्रश्न है कि हाल ही में जारी QS सर्वश्रेष्ठ छात्र शहर 2024 रैंकिंग में कौन सा भारतीय शहर भारत में शीर्ष पर रहा है। तो यहाँ पर देखिए इस प्रश्न के हम राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा मुंबई, अर्थात विकल्प नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आपको जानकारी दे दूं कि हाल ही में जारी QS सर्वश्रेष्ठ छात्र शहर 2024 रैंकिंग में मुंबई 118वें नंबर पर रहा, जो कि भारतीय शहरों में सर्वोच्च स्थान पर रहा, यानी कि भारतीय शहरों के दृष्टिकोण से देखें तो शीर्ष स्थान पर रहा। हालांकि ओवरऑल जो मुंबई को स्थान मिला ये 118वां स्थान मिला। हालांकि मुंबई के अतिरिक्त इस सूची में अन्य भारतीय शहरों में दिल्ली 132वें स्थान पर, बेंगलुरु 147वें स्थान पर, और इस सूची में ओवरऑल सबसे निचले स्थान पर अगर हम बात करें तो चेन्नई 154वें स्थान पर रहा। भारत के दृष्टिकोण से ये सबसे नीचे रहा 154वें स्थान पर। हमारे यहाँ पर अगला पॉइंट है कि वैश्विक स्तर पर कोई भी भारतीय शहर शीर्ष 100 यानी कि टॉप 100 में जगह बनाने में नाकाम रहा या फिर जगह नहीं बना पाया कोई भी भारतीय शहर। अब यहाँ पर इसके अतिरिक्त अगर हम जानकारी आपको दें विश्वविद्यालय रैंकिंग को लेकर, तो इसके बारे में हमने आपको पहले भी बता दिया है। तो यहाँ पर रिवीजन पर्पज से पुनः हमने शामिल किया है कि क्वार्टरली साइमंड्स अर्थात QS द्वारा जारी 2023 है विश्वविद्यालय रैंकिंग में संयुक्त राज्य अमेरिका अर्थात US के मैसाचुसेट्स यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी को पहला स्थान दिया गया। और वहीं पर दूसरे और तीसरे स्थान की बात करें तो इसके बाद दूसरे स्थान पर यूनाइटेड किंगडम का कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय और अमेरिका का स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी क्रमशः तीसरे स्थान पर रहा। तो ये भी चीजें यहाँ से ध्यान रखना है। यहाँ पर जो ये जानकारी हमने दिया दोनों अतिरिक्त फैक्ट में ये विश्वविद्यालय कैटेगरी में था, यानी कि QS यूनिवर्सिटी रैंकिंग के संबंध में था टॉप 3 यूनिवर्सिटी के बारे में। हालांकि यहाँ पर प्रश्न में जो जानकारी है ये QS सर्वश्रेष्ठ छात्र स्तर के बारे में, यानी कि छात्रों के दृष्टिकोण से जो सर्वश्रेष्ठ स्तर है उसकी सूची को लेकर यहाँ पर हमने जानकारी दिया। इसमें भारतीय शहरों में मुंबई पहले स्थान पर रहा 118वें स्थान पर। नेक्स्ट अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। 8वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने हाल ही में न्यूनतम आय की गारंटी के लिए एक विधेयक पेश किया है।
इस प्रकार का विधेयक अभी हाल ही में राजस्थान सरकार के द्वारा पेश किया गया। विकल्प नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। न्यूनतम आय की गारंटी के लिए राजस्थान सरकार ने हाल ही में एक विधेयक पेश किया है और इसके तहत राज्य के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में रहने वाले 18 वर्ष से ऊपर के व्यक्तियों को न्यूनतम मजदूरी का अधिकार प्राप्त होगा और इसके साथ ही इस विधेयक के तहत 15 दिन के भीतर रोजगार की भी गारंटी दी जाएगी। तो इस विधेयक से संबंधित ये सारी जानकारी ध्यान रखिए, ये संबंधित है राजस्थान सरकार से। अब यहाँ पर हम आगे बढ़े उससे पहले एक चीज ये ध्यान रखिएगा, जो भी छात्र करंट अफेयर्स की तैयारी में लगे हैं, बीपीएससी मेकर ऐप के माध्यम से आप इसका डेली जो क्विज होता है ये फ्री है, बिल्कुल आप इसे जरूर अटेंड कीजिएगा। हजारों छात्र इस क्विज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आपको भी इसे ज्वाइन करना है। यहाँ से आपकी करंट अफेयर्स की तैयारी बेहतर होगी। एप्लीकेशन को जब आप डाउनलोड करेंगे तो आपको होम स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखेगा। इस पर आप क्लिक करके करंट अफेयर का जो सेक्शन है उस पर क्लिक करके आप इस पेज पर पहुंच जाएंगे, जहां पर आपको 2021 से अब तक का सारे दिनों का आपको यहाँ पर करंट अफेयर्स मिल जाएगा। और इस करंट अफेयर्स को जब आप सबमिट करेंगे तो वहां पर जो इसका एक्सप्लेनेशन डाला गया है उसे भी पढ़ के अपनी तैयारी को आप बेहतर बना सकते हैं। चलिए अब यहाँ पर हम चलते हैं नए प्रश्न पे। ये प्रश्न है कि किस भारतीय शहर ने यूनाइटेड किंगडम में ग्लोबल बैटरी सेल गीगा फैक्ट्री स्थापित करने की घोषणा की है। तो ये घोषणा अभी हाल ही में टाटा सन्स के द्वारा किया गया। विकल्प नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। इसी चीज को यहाँ पर विस्तार से लिखा गया कि टाटा सन्स ने यूके अर्थात यूनाइटेड किंगडम में एक ग्लोबल बैटरी सेल गीगा फैक्ट्री स्थापित करने की अपनी योजना की घोषणा की है और घोषणा के आधार पर इसके लिए 4 अरब पाउंड अर्थात 425 अरब रुपये का से अधिक का निवेश किया जाएगा। और इसकी हम क्षमता की बात करें तो जिससे सालाना 40 गीगावाट सेल का उत्पादन हो सकेगा या फिर होगा। तो ये ध्यान रखेगा, अभी हाल ही में टाटा सन्स ने घोषणा की है और ये यूनाइटेड किंगडम में स्थापित किया जाएगा। अब यहाँ पर आगे कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट की हम बात करें तो हाल ही में टाटा ग्रुप द्वारा गुजरात में भारत का पहला लिथियम आयन सेल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट स्थापित करने की घोषणा किया गया था। ये जानकारी हमने आपको दिया था, आपको याद होगा। नेक्स्ट 10वां प्रश्न है कि डॉक्टर ओम प्रकाश कौल द्वारा लिखित राग प्रकाश पुस्तक का विमोचन हाल ही में किनके द्वारा किया गया? तो राइट आंसर होगा, इस पुस्तक का विमोचन अभी हाल ही में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के द्वारा किया गया। विकल्प नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। ओम प्रकाश कौल द्वारा लिखित पुस्तक राग प्रकाश का विमोचन हाल ही में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा किया गया। ये ध्यान रखिए, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जो है ये सुखविंदर सिंह सुक्खू है, इन्हीं के द्वारा भी हाल ही में इस पुस्तक का विमोचन किया गया। पुस्तक का नाम है राग प्रकाश और इस पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर ओम प्रकाश कौल। यहाँ पर 3 प्रश्न बने हैं, तीनों को आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट चलते हैं 11वें प्रश्न पे। ये प्रश्न है कि किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने हाल ही में हंगरी में सुपर जीएम शतरंज टूर्नामेंट 2023 का खिताब अपने नाम किया है? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है और इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा विकल्प नंबर सी, यानी कि आर प्रज्ञानंदा। विकल्प नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आर प्रज्ञानंदा को आप इस तस्वीर में देख सकते हैं। आपको ध्यान रखना है कि हाल ही में चेन्नई तमिलनाडु के भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा ने हंगरी में आयोजित सुपर जीएम शतरंज 2023 का खिताब अपने नाम किया है। अब यहाँ पर देखिए चर्चा हुई शतरंज की या फिर ग्रैंड मास्टर की, तो ऐसे में यहाँ से एग्जाम में प्रश्न बनते हैं, वो कंप्लीट सूची यहाँ पर हमने आपके समक्ष रखा है। भारत के पहले ग्रैंड मास्टर की बात करें तो भारत के पहले ग्रैंड मास्टर थे विश्वनाथन आनंद। हालांकि हाल ही के दिनों में जो ग्रैंड मास्टर बने हैं उसको लेकर कंप्लीट जानकारी यहाँ पर दिया गया है। जैसे कि यहाँ पर अभी हाल ही में जो 82वें ग्रैंड मास्टर का खिताब मिला ये उपल्ला प्रणीत को मिला, जो कि तेलंगाना के रहने वाले। इनसे पहले 81वें ग्रैंड मास्टर बने थे सायंतन दास, जो कि पश्चिम बंगाल के हैं। हालांकि यहाँ पर ओवरऑल आपको ये ध्यान रखना है कि जो सर्वाधिक ग्रैंड मास्टर का खिताब अपने नाम किया है वो तमिलनाडु राज्य ने अपने नाम किया है। ये जानकारी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा 12वां प्रश्न है कि हाल ही में फ्रांसीसी सरकार द्वारा किस भारतीय संगीतकार को सिविलियर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा शशांक सुब्रमण्यम और अरुणा साईराम। 2 आंसर यहाँ पर सही है, तो ऐसी स्थिति में हमारा राइट आंसर होगा उपयुक्त में से एक से अधिक। जब भी 2 से या फिर 2 से अधिक विकल्प सही हो या फिर 1 से अधिक विकल्प जब भी सही हो तो ऐसी स्थिति में हम चुनाव करते हैं उपयुक्त में से अधिक, यानी कि विकल्प नंबर ई का। आपको ध्यान रखना कि हाल ही में फ्रांसीसी सरकार द्वारा भारतीय संगीतकार शशांक सुब्रमण्यम और साथ ही अरुणा साईराम को सिविलियर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो ओवरऑल इसका राइट आंसर होगा विकल्प नंबर ई। और यहाँ पर आज की इस वीडियो को समाप्त करते हैं। और जो जानकारी हमने आपको इस कोर्स के बारे में दिया, आप लोग इस कोर्स को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। नो डाउट यहाँ से आपको बहुत फायदा मिलने वाला है। आपको प्रोमो कोड अप्लाई करना है BM100 का, जिसके बाद यहाँ पर इस कोर्स में आपको 400 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा और महज 399 रुपये में तकरीबन 50% का यहाँ पर आपको डिस्काउंट मिल रहा है। और महज 399 रुपये में तमाम चीजों को आप 1 वर्ष की अवधि के लिए एक्सेस कर पाएंगे।
ये बहुत कम कीमत पर आपके लिए उपलब्ध है। हजारों छात्र इसे ज्वाइन किए हुए हैं, तो आप भी इसे ज्वाइन कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम आ चुके हैं आज की इस वीडियो के प्रश्न पे। पहला प्रश्न है कि नीति आयोग की राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार कौन आबादी के हिसाब से सबसे गरीब राज्य है? दूसरा प्रश्न है कि बिहार में कहाँ 1 माह तक चलने वाले ऐतिहासिक राजकीय मलमास मेला का उद्घाटन नीतीश कुमार द्वारा किया गया? तीसरा प्रश्न है कि दिलीप ट्रॉफी 2023 का खिताब साउथ जोन ने जीता है। बताएं कि इस ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? इन तीनों प्रश्नों की जानकारी हमने ऑलरेडी आपको दे दिया है। आप लोग कमेंट बॉक्स में जाइए और वहां पर विस्तार पूर्वक लिखिए। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को यहाँ पर हम समाप्त करते हैं। अगर आपको लगे कि इस वीडियो श्रृंखला से आपकी हेल्प हुई है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।